हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में हम होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स पर पहले भी मैं आपको 2 वीडियोस करवा चुकी हूं, जिस पर मैंने आपको शुरू से पूरा होल्डिंग कंपनी अकाउंट के बारे में बताया था, कुछ सम्स करवाए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो दोनों वीडियोस देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप एमसीक्यूज करेंगे तो आसानी से खुद आंसर कर पाएंगे, आपकी अच्छी रिवीजन होगी। उन दोनों ही वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही एक बेल आइकन बना होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए होल्डिंग कंपनी इज बेस्ट डिफाइंड एज वन विच। पहले क्वेश्चन में होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आप अच्छे से इसको आंसर कर पाएंगे, लेकिन नहीं देखी है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ए ऑप्शन है, होल्ड्स बोथ शेयर्स एंड डिबेंचर्स इन अनदर कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? जो दूसरी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स होल्ड करती है। या फिर बी, होल्ड्स मोस्ट ऑफ द शेयर्स इन अनदर कंपनी। दूसरी कंपनी में क्या है? शेयर्स होल्ड करती है ज़्यादातर। सी, होल्ड्स मोस्ट ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ अनदर कंपनी। दूसरी कंपनी की नेट एसेट्स को होल्ड करती है। या फिर डी, होल्ड्स द रिजर्व ऑफ अनदर कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी। दूसरी कंपनी के रिजर्व्स को होल्ड करती है उस कंपनी के बिहाफ पर। तो देखिए, होल्डिंग कंपनी क्या होती है? जो दूसरी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करती है, ठीक है, वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है एच लिमिटेड और एक कंपनी है एस लिमिटेड, ठीक है। होल्डिंग कंपनी एच यानी होल्डिंग और एस मतलब सब्सिडरी, ठीक है। इस एच कंपनी ने क्या कर रखा है? एस कंपनी में जो एस कंपनी के शेयर्स हैं उसको होल्ड किया हुआ है। 51% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, ठीक है। 51% शेयर्स होल्ड किए हुए हैं एस लिमिटेड के। तो ये क्या हो गई? एच कंपनी जो हो गई होल्डिंग कंपनी हो गई, और एस क्या हो गई? इसकी सब्सिडरी हो गई, क्योंकि इसने 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। तो कुछ केसेस थे, मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो करवाई है होल्डिंग कंपनी में उसमें बता रखा है क्या क्या केसेस होंगे, कब होल्डिंग हो जाएगी। कि जैसे आधे से ज़्यादा शेयर को होल्ड कर लिया, या फिर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया जाता है, या उसकी कंट्रोलिंग हो रही है। तो वो सब आप वीडियो से अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि शेयर्स को अगर आधे से ज़्यादा शेयर होल्ड कर रखे, यानी 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर रखे हैं किसी कंपनी के, तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है वो, और दूसरी कंपनी जिसके शेयर होल्ड किए हुए हैं वो सब्सिडरी कहलाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? बी ऑप्शन में है, होल्ड मोस्ट ऑफ द शेयर्स इन अनदर कंपनी। मोस्ट ऑफ द मतलब क्या है कि ज़्यादातर, यानी कि आधे से ज़्यादा, ठीक है, शेयर होल्ड किए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ना तो शेयर और डिबेंचर होता, ना ही नेट एसेट होता, और ना ही रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। ओनली शेयर्स होते हैं। कौन से शेयर्स? इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर जिसके पास होते हैं वो क्या होता है? कंपनी का ओनर होता है। और आधे से ज़्यादा इक्विटी शेयर हो गए तो यानी क्या है? कंट्रोल वहाँ पर उसी कंपनी का हो रहा है, होल्डिंग कंपनी का ही कंट्रोल वहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, होल्डिंग कंपनी कब होगी? जब होल्ड करती है वो मोस्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड है, ए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज बेस्ट डिफाइंड एज। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसे कहा जाता है? अब यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब वो ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर हित। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कैसे डिफाइन किया जाएगा? ए, द इक्विटी स्टेक इन द सब्सिडरी नॉट हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के शेयर वो वाले
इक्विटी शेयर वो वाले जो कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी ने हेल्ड नहीं कर रखे हों, ठीक है। या फिर बी द डेप्ट स्टेक इन अ सब्सिडरी एज अपोज टू द इक्विटी स्टेक। यहाँ पर इक्विटी की जगह क्या हो गया, डेप्ट हो गया। डेप्ट जो है सब्सिडरी कंपनी के वो इक्विटी शेयर ने ले रखे हैं वो। या फिर सी है द टोटल ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी स्टेक इन द सब्सिडरी। डेप्ट और इक्विटी दोनों ही जो है वो सब्सिडरी के पास में है, ठीक है। या फिर डी ऑप्शन क्या है, द इक्विटी स्टेक इन द सब्सिडरी हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी लेस रिजर्व। या फिर इक्विटी माइनस रिजर्व, ये वाला जो पोर्शन है ये है होल्डिंग कंपनी के पास में, उसको बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसे बोला जाता है, देखिए पहले ये चीज़ समझते हैं। नॉन कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि जिस पर कंट्रोल नहीं है होल्डिंग कंपनी का, ठीक है। या अब होल्डिंग कंपनी कब होगी, जब वो मोर देन 50% शेयर उसके पास में हो किसी कंपनी के, ठीक है। यानी कि हम मानकर चलते हैं 51% है पास में। पिछले ही एग्जांपल को हम कंटिन्यू करेंगे। एक था एच लिमिटेड यानी कि होल्डिंग कंपनी, और दूसरी थी एस लिमिटेड यानी कि सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 51% शेयर ले रखे थे, तो ये वाले क्या है, 51% जो शेयर है इस पर एच लिमिटेड का कंट्रोल है, यानी कि ये कंट्रोलिंग शेयर हो गए, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो गया होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी में, ठीक है। इसको कट कर देंगे यहाँ पर। और बाकी के जो बचे 100% शेयर में से माइनस 51% शेयर, बाकी के जो 49% शेयर बचे वो क्या हुए, वो नॉन कंट्रोलिंग शेयर हुए, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वो हुआ, ठीक है। किसका, एच लिमिटेड के लिए, यानी कि इन शेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है एच लिमिटेड का, ठीक है। एच लिमिटेड सिर्फ ये 51% शेयर है एच लिमिटेड के पास एस कंपनी के, बाकी के ये जो है और लोगों के पास होंगे। कोई किसी के पास होगा, कोई किसी के पास होगा, कुछ शेयर किसी के पास होंगे, कुछ शेयर किसी के पास होंगे। सपोज 5% शेयर किसी मेरे पास है, 10% आपके पास है, 15% किसी और के पास है, ऐसे ही कोई 2% किसी और के पास होंगे, मतलब टुकड़ों में अलग अलग बटे होंगे, ठीक है। और चाहे एक सिंगल पर्सन के पास भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। मेन मतलब ये है कि एच लिमिटेड का के लिए ये क्या है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ये वाले शेयर, ठीक है। तो या इसका मतलब क्या हो गया कि जो हिस्सा होल्डिंग कंपनी के पास में नहीं है, इक्विटी शेयर का जो हिस्सा, ठीक है। कोई सब्सिडरी कंपनी है, एस लिमिटेड कंपनी है, लगा लीजिए, जो किसी की सब्सिडरी है, यानी कि उसके 51% शेयर किसी एक पर्सन के पास में है, और जो बाकी शेयर है वो और लोगों के पास में है, वो नॉन कंट्रोलिंग हो गई, यानी कि इक्विटी शेयर का हिस्सा हुआ, ठीक है। तो ये किस में दे रखा है, हमें ऑप्शन 1 में दे रखा है, इक्विटी स्टेक इन द सब्सिडरी नॉट हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। जो सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी शेयर है जो कि होल्डिंग कंपनी के पास में नहीं है, यानी कि और लोगों के पास में है, यानी कि वो वाले 49% शेयर जो भी एग्जांपल में मैंने समझाए थे, जो और लोगों के पास में है, वो वाले नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहलाएंगे, या फिर इसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन कंट्रोलिंग ओन से हुए इक्विटी शेयर का जो हिस्सा, सब्सिडरी कंपनी के इक्विटी शेयर का वो हिस्सा जो होल्डिंग कंपनी के पास में नहीं है, नॉट हेल्ड। तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप्स शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन रिजर्व्ड ऑफ अ सब्सिडरी फॉर्म पार्ट ऑफ। ग्रुप शेयर जो होते हैं, ग्रुप के शेयर प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडरी, सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन रिजर्व थे, वो किस पार्ट से आते हैं, ए गुडविल कैलकुलेशन, क्या गुडविल कैलकुलेशन से आते हैं, बी ग्रुप्स रेवेन्यू रिजर्व होते हैं, या फिर ग्रुप्स कैपिटल रिजर्व, ग्रुप के कैपिटल रिजर्व होते हैं, या फिर डी ग्रुप्स शेयर कैपिटल, ग्रुप की शेयर कैपिटल होते हैं। तो वो क्या किस तरीके से होते हैं, वो फ्रॉम पार्ट ऑफ गुडविल कैलकुलेशन से वो होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द शेयर ऑफ आउटसाइडर इन द नेट एसेट इन सब्सिडरी कंपनी इज नोन एज अंडर। जो आउटसाइडर होते हैं उसके शेयर है नेट एसेट में, सब्सिडरी कंपनी की जो नेट एसेट है उसमें जो आउटसाइडर के शेयर हैं, जैसे अभी एग्जांपल में हमने लिया था 49% जो है और लोगों के पास में है, होल्डिंग के पास नहीं है वो, यानी कि वो वाले शेयर जो होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं,
ए आउटसाइडर लाइबिलिटी, बी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सी सब्सिडरी कंपनीज लाइबिलिटी, या फिर डी एसेट्स। तो अभी मैंने आपको बताया था नॉन कंट्रोलिंग वाले क्वेश्चन में कि नॉन कंट्रोलिंग शेयर होते हैं, यानी कि ये होल्डिंग कंपनी के पास में नहीं होते और लोगों के पास में है। तो वहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि उसे और किस नाम से जाना जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स का वो हिस्सा जो होल्डिंग कंपनी के पास में नहीं है बल्कि और लोगों के पास में है, उसे क्या बोलते हैं, नॉन कंट्रोलिंग बोल सकते हैं या फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट उसे बोला जाता है। तो हमसे यही पूछा है कि उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोला जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इन सब्सिडरी कंपनी इज कंसीडर्ड एज। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है सब्सिडरी कंपनी का जो, उसे कैसे कंसीडर किया जाता है। प्री एक्विजिशन यानी कि एक्विजिशन से पहले का जो प्रॉफिट हुआ वो किस नाम से जाना जाता है, वो किस तरह कंसीडर किया जाता है। ए कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट में लिया जाता है, या फिर बी रेवेन्यू प्रॉफिट, या फिर सी गुडविल, या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो प्री एक्विजिशन वाला जो लिया जाता है वो कैपिटल प्रॉफिट में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट है होल्डिंग कंपनी शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज एडजस्टेड इन। होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है सब्सिडरी की कैपिटल प्रॉफिट में, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। ए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, एक एसेट और एक लाइबिलिटी, तो उसको कहाँ एसेट साइड में दिखाया जाएगा या लाइबिलिटी में। तो यहाँ पर कह रहा है एसेट साइड में दिखाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर, या फिर सी रेवेन्यू प्रॉफिट दिखाया जाएगा, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो कैपिटल प्रॉफिट है उसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे, उसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की तरह एडजस्ट किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है होल्डिंग कंपनी शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट। ध्यान देंगे यहाँ पर रेवेन्यू पिछले में क्या था हमारे पास, कैपिटल प्रॉफिट था। कैपिटल प्रॉफिट को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में दिखाएंगे और इस क्वेश्चन में क्या है, रेवेन्यू प्रॉफिट है। होल्डिंग कंपनी शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट में जो हिस्सा है होल्डिंग कंपनी का, उसे कहाँ एडजस्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, या बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए रेवेन्यू प्रॉफिट कहाँ पर आता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो होता है। ठीक है, तो वहाँ पर ही इसको दिखाया जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट इंक्लूड्स। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, जो शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास में नहीं है, सब्सिडरी कंपनी के और लोगों के पास में है, उसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोला जाता है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, शेयर इन शेयर कैपिटल, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। कि जो कैपिटल प्रॉफिट में शेयर है वो आएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट में शेयर है वो आएगा, या शेयर कैपिटल में जो हिस्सा है वो आएगा, या फिर सभी के सभी ये आ जाएंगे। तो देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ये तीनों ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा भी, रेवेन्यू प्रॉफिट का भी, और शेयर कैपिटल का भी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लेम बाय आउटसाइडर्स टू एसेट्स फीचर्ड ऑन अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज नोन एज। जो आउटसाइडर हैं उन जो आउटसाइडर क्लेम कर रहे हैं एसेट को, उसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की जो एसेट है उस पर आउटसाइडर क्लेम कर रहे हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है। ए सब्सिडरी, बी होल्डी ओन सब्सिडरी, सी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, या फिर डी नेगेटिव गुडविल। तो जो और लोग आउटसाइडर कर रहे हैं क्लेम जिस पर, उसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यानी कि सब्सिडरी कंपनी जो है उस पर होल्डिंग कंपनी के शेयर होंगे 51% के, हिस्सा इसका होगा। ठीक है,
और जो और लोगों के पास होंगे शेयर्स, बाकी के 49% जो बचे जो और लोगों के पास होंगे वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होते हैं। यानी कि जो आउटसाइडर क्लेम कर रहे हैं तो वो कौन होंगे, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाते हैं। यानी कि आउटसाइडर कौन हो गए, जो होल्डिंग कंपनी के अलावा जो लोग हैं, ठीक है, वो आउटसाइडर होते हैं। तो वो आउटसाइडर जो क्लेम कर रहे हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के एसेट्स पर, तो वो कौन कहलाएंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है consolidated financial statements are prepared on the principle। consolidated financial statement जो बनाई जाती है वो किस प्रिंसिपल पर बनाई जाती है। पहले तो consolidated financial statement होती क्या है ये पता होना चाहिए। consolidated financial statement कौन सी होती है, जो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज होती है ना, वो क्या करती है ईयर एंड पर पहले तो क्या है अपनी अलग अलग P&L और बैलेंस शीट मेंटेन करती हैं, ठीक है, P&L एंड बैलेंस शीट ये अपनी अलग बनाएगी और ये अपनी अलग बनाएगी। बाद में जब ईयर एंड होता है तो ये अपनी अपनी P&L और बैलेंस शीट को लेकर आते हैं और उसे मर्ज कर देते हैं, ठीक है, दोनों को इकट्ठा करके दोनों की एसेट्स जो भी हो गई, इनकम जो भी हो गई, सबको मर्ज कर कर P&L और बैलेंस शीट बनाती है, जिसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, ठीक है। ताकि ईयर एंड पर पता चल सके कि इन सब, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है होल्डिंग का ही कंट्रोल है सब्सिडरी पर, ठीक है, तो पता चल सके कि इनके पास में कितनी एसेट है, कितनी इनकम है, क्या है, सब चीज़ें वो सब पता चल सके, इसलिए बाद में दोनों की मर्ज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो किस प्रिंसिपल प्रिपेयर की जाती है, क्या प्रिंसिपल होता है उसके लिए, वो पूछा है हमसे क्वेश्चन में। ए ऑप्शन कहता है द फॉर्म एंड सब्सटेंस द कंपनीज आर सेपरेट। फॉर्म एंड सब्सटेंस जो है दोनों कंपनीज का अलग है, ये प्रिंसिपल होता है। या फिर बी है इन फॉर्म एंड सब्सटेंस द कंपनीज आर वन एंटिटी, ये माना जाता है कि दोनों ही कंपनियां एक हैं, वन एंटिटी है। इन फॉर्म द कंपनीज आर वन एंटिटी, इन सब्सटेंस दे आर सेपरेट। फॉर्म तो एक एंटिटी के रूप में है लेकिन सब्सटेंस में दोनों को सेपरेट माना जाता है। या फिर डी ऑप्शन इन फॉर्म द कंपनीज आर सेपरेट, इन सब्सटेंस दे आर वन। फॉर्म में तो दोनों अलग अलग हैं लेकिन सब्सटेंस के रूप में वे दोनों एक हैं, ये माना जाता है। तो किस प्रिंसिपल होता है, जो प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि फॉर्म और सब्सटेंस में दोनों कंपनियां ही एक एंटिटी है, ये मानकर उनकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, इन फॉर्म एंड सब्सटेंस द कंपनीज आर वन एंटिटी, दोनों ही कंपनी को एक ही माना जाता है, इसलिए उनकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। तो यही थे इस वीडियो के क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।